एक सेकंड के लिए सोचो, कल सुबह उठते हो, फोन उठाते हो और न्यूज में लिखा है इंडिया का रुपया अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। पैनिक मत करो, डॉलर भी नहीं है, यूरो भी नहीं, येन भी नहीं, सिर्फ एक करेंसी है पूरी दुनिया में, एक सिंगल ग्लोबल करेंसी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो अभी भी है, लेकिन अब वो सेम करेंसी है जो एक अमेरिकन फार्मर के पास है, सेम करेंसी जो एक जर्मन इंजीनियर के पास है, सेम करेंसी जो एक नाइजीरियन स्टूडेंट के पास है। सोचते हो ये यूटोपिया है? सोचते हो ये दुनिया को बेटर बनाएगा? तो भाई आज का वीडियो पूरी तरह तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि इस एक आइडिया के अंदर एक ऐसी कहानी है जो अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इंडिया को सुपर पावर बना सकती है और एक ऐसी पावर क्रिएट कर सकती है जिसके सामने कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ कवर करेंगे, फायदे, नुकसान, असली खतरे और वो एक चीज जो कोई नहीं बता रहा। बाय द वे, मैं हूं ईशान चौधरी और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद ईशान, जहां हम फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को सिंपल, इंटरेस्टिंग और रियल बनाते हैं। आज का टॉपिक वन वर्ल्ड करेंसी। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसको सीरियस इकोनॉमिस्ट्स, वर्ल्ड लीडर्स और इवन IMF ने सीरियसली कंसिडर किया है। तो चलते हैं सीधा। चैप्टर नंबर 1, एक करेंसी का सपना। कौन चाहता था ये और क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, दुनिया टूट चुकी थी और एक होटल में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में 44 कंट्रीज के लीडर्स एक साथ बैठे थे एक सवाल के साथ, आगे कैसे चलेगा ये दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम। उसी कमरे में एक आदमी था जिसका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट्स में से एक, ब्रिटिश, ब्रिलियंट, और उसने एक आइडिया दिया जो इतना बोल्ड था कि अमेरिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया। केन्स ने कहा दुनिया को एक नई करेंसी चाहिए, एक ऐसी करेंसी जो किसी एक देश की नहीं होगी, सिर्फ ट्रेड के लिए बनेगी, न्यूट्रल, फेयर, सबके लिए इक्वल। उसने इसका नाम रखा बैंकॉर। इमेजिन करो, एक ऐसी करेंसी जिसको कोई एक देश प्रिंट नहीं कर सकता, जिसको अमेरिका मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसको चाइना डंप नहीं कर सकता। साउंड्स परफेक्ट, राइट? बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अमेरिका ने इसको ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर बैंकॉर आता तो डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस खत्म हो जाता और उसके साथ खत्म हो जाती अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस। तो बैंकॉर मर गया, डॉलर जिंदा रहा और वर्ल्ड ट्रेड का रिजर्व करेंसी बन गया US डॉलर। अगर ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, आगे और भी माइंड ब्लोइंग स्टफ आने वाला है। लेकिन रुको, ये सिर्फ एक फेल्ड अटेम्प्ट था, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और इस बार दुनिया के सामने लाइव हुआ। चैप्टर 2, द यूरो एक्सपेरिमेंट। जब 19 कंट्रीज ने एक करेंसी ट्राई की और क्या हुआ? यूरो ने कुछ ऐसा किया जो हिस्टोरियंस को पागल कर दिया। 19 कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, सबने अपनी करेंसी सरेंडर कर दी। डॉइच मार्क गॉन, फ्रेंच फ्रैंक गॉन, इटालियन लीरा गॉन, सिर्फ एक करेंसी बचा, द यूरो। शुरू में ये एक मिरेकल था, ट्रेड बढ़ा, ट्रैवल इजी हो गया, बिजनेसेस हैप्पी थे, इकोनॉमिस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। मान लो तुम एक जर्मन कंपनी हो, पहले तुम्हें फ्रांस में सेल करने के लिए करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती थी, फीस, एक्सचेंज रेट रिस्क, अनसर्टेनिटी। अब सब खत्म, यूरो में प्राइस करो, यूरो में रिसीव करो, सिंपल। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में किसी को नहीं दिखी। जर्मनी और ग्रीस दोनों यूरो यूज कर रहे थे, लेकिन क्या जर्मनी और ग्रीस इकोनॉमिकली इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। जर्मनी इंडस्ट्रियल पावर हाउस, हाई प्रोडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स, ग्रीस टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी, रिलेटिवली वीकर। पहले ग्रीस अपनी करेंसी ड्राकमा डीवैल्यू कर सकता था, मतलब उसके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली चीप हो जाते, टूरिज्म अफोर्डेबल हो जाता, इकोनॉमी एडजस्ट हो जाती। अब ग्रीस के पास ये ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि यूरो यूरोपियन सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और ECB जर्मनी जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करता है, ग्रीस जैसे कंट्रीज के लिए नहीं। 2010 में ग्रीक डेट क्राइसिस, ग्रीस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट 27% पे पहुंच गया, यंग ग्रीक्स के लिए 50%। एक करेंसी, एक पॉलिसी, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमीज। ये था यूरो का डार्क सीक्रेट जो टेक्स्ट बुक्स में ठीक से नहीं लिखा जाता। अब मल्टीप्लाई करो ये प्रॉब्लम सिर्फ 19 कंट्रीज से 195 कंट्रीज तक। तो भाई अब असली सवाल आता है। ओके, फेयर होना जरूरी है। एक वर्ल्ड करेंसी के कुछ जेन्युइन, रियल, लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट 1, नो मोर एक्सचेंज रेट गेम्स। अभी इंडिया को ऑयल खरीदना है तो पहले रुपीस से डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, फिर ऑयल मिलता है। इस प्रोसेस में इंडिया को एक्सचेंज रेट रिस्क होती है। डॉलर स्ट्रांग हुआ तो इंडिया को ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं सेम ऑयल के लिए। एक ग्लोबल करेंसी में ये प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती।
बेनिफिट 2, ट्रेड बिकम्स एक्सप्लोसिव और तुम्हारा फायदा। अभी एक पुणे का बिजनेसमैन ब्राजील में सेल करना चाहता है। करेंसी कन्वर्जन फीस, हेजिंग कॉस्ट्स, अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब मिला के ग्लोबल ट्रेड को लिटरली एक्सपेंसिव बनाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है कि करेंसी कॉस्ट्स ग्लोबल ट्रेड को 25% तक रिड्यूस कर देते हैं। एक करेंसी होती तो ये 25% कॉस्ट गायब, ट्रेड वुड एक्सप्लोड। और सिर्फ बिजनेसमैन का नहीं, आम आदमी का भी फायदा। तुम्हारे इंपोर्टेड गैजेट्स, फॉरेन कार्स और ग्लोबल सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस डायरेक्टली सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि बीच में बैंक की एक्सचेंज रेट मार्जिन और हिडन कन्वर्जन फीस गायब हो जाएंगी। बेनिफिट 3, नो करेंसी वॉर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे कम डिस्कस्ड। अभी कंट्रीज डिलिबरेटली अपनी करेंसीज डीवैल्यू करती हैं एक्सपोर्ट्स चीप करने के लिए। चाइना ने ये बार बार किया है, जापान ने किया, अमेरिका ने भी इनडायरेक्टली किया। ये करेंसी वॉर्स अल्टीमेटली सबको हर्ट करते हैं। एक ग्लोबल करेंसी में नो डिवैल्यूएशन पॉसिबल, क्लीन कंपटीशन ऑन एक्चुअल प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन। ये सब अमेजिंग लग रहा है, राइट? बट दैट्स ओनली हाफ द स्टोरी, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा ये बेनिफिट्स एक ऐसी कीमत पर आते हैं जो शायद कोई भी देश पे करना नहीं चाहेगा। चैप्टर 4, द रियल नाइटमेयर। वो सवाल जो सब इग्नोर कर लेते हैं, हु कंट्रोल्स इट? एक ग्लोबल करेंसी के लिए एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक चाहिए। रुको, सोचो, कौन कंट्रोल करेगा इसको? अमेरिका, चाइना, यूरोप, यूएन? अगर अमेरिका कंट्रोल करता है तो बेसिकली डॉलर ही रहता है नया नाम लेकर, बाकी कंट्री सब्जेक्ट करेंगे, स्पेशली चाइना और रशिया। अगर चाइना कंट्रोल करता है, अमेरिका और यूरोप एक सेकंड के लिए भी नहीं मानते। अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी कंट्रोल करे, जैसे आईएमएफ, तो सब कहते हैं आईएमएफ ऑलरेडी रिच कंट्रीज के फेवर में है। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक लॉजिक से सॉल्व नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल है। अभी इकोनॉमिक नाइटमेयर सुनिए, द इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम। इमेजिन करो एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, 2030 वर्ल्ड में रिसेशन आई है, लेकिन ये रिसेशन सिर्फ अफ्रीका और साउथ एशिया में है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ठीक है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स कट करने चाहिए अफ्रीका और साउथ एशिया को हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर रेट्स कट हुए तो यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जर्मन वोटर्स एंग्री हो जाएंगे, अमेरिकन बिजनेसेस कंप्लेन करेंगे। किसके लिए पॉलिसी बनेगी? ये एक अनआंसरेबल क्वेश्चन है। अभी इंडिया की आरबीआई इंडिया के लिए सोचती है, अमेरिका का फेड अमेरिका के लिए सोचता है। ये नेचुरल है, सेंसिबल है। एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक किसी के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि वो सबके लिए होती है, और सबके लिए मतलब किसी के लिए नहीं। भाई, ये टाइप का एनालिसिस अगर तुम्हें जेन्युइनली वैल्यूएबल लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल एग्जैक्टली इसके लिए ही बना है। चैप्टर 5, इंडिया को क्या होगा। डायरेक्टली तुमसे बात करते हैं, इंडिया में ये क्या करेगा। अब सीधा इंडिया की बात करते हैं। अभी इंडिया के पास रुपी है, आरबीआई है, मॉनेटरी सॉवरेनिटी है। मतलब जब 2020 में कोविड आया, आरबीआई ने रेट्स कट किए, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट की, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा बॉन्ड्स इशू किए, हम एडजस्ट कर सके अपने हिसाब से। एक ग्लोबल करेंसी में ये सब पावर्स चली जाती हैं। और यहाँ इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी डेवलपिंग है। हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर्स भी हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स भी हैं, मैसिव इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है। एक ग्लोबल करेंसी जो प्रोबेबली डेवलप्ड इकोनॉमीज के जीडीपी वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलिब्रेटेड होगी, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए स्ट्रक्चरली अनफेयर होगी। जर्मनी के 1 करोड़ वर्कर्स और इंडिया के 50 करोड़ वर्कर्स एक ही मॉनेटरी पॉलिसी में। थिंक अबाउट इट। लेकिन और यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडिया के लिए एक मैसिव बेनिफिट भी हो सकता था। इंडिया अभी एक प्रॉब्लम फेस करता है, डॉलर डिपेंडेंसी। इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, सब डॉलर में। तो आरबीआई को हमेशा डॉलर रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, इंडिया को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक न्यूट्रल ग्लोबल करेंसी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इंडिया को सिर्फ अपना एक्चुअल प्रोडक्टिविटी प्रूव करना होगा, किसी और की करेंसी की स्ट्रेंथ का धोखा नहीं। तो इंडिया के लिए ये डबल एज सोर्ड है। मॉनेटरी फ्रीडम जाएगी, डॉलर स्लेवरी भी जाएगी। नेट रिजल्ट नोबडी नोज। चैप्टर 6, द पावर गेम। असली खेल अमेरिका, चाइना और एक करेंसी का वॉर। यहाँ पे एक चीज क्लियरली समझो, दुनिया का करंट मॉनेटरी सिस्टम अमेरिका के लिए अनफेयरली फेवरेबल है। अमेरिका डॉलर प्रिंट कर सकता है, डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, मतलब अमेरिका अपना डेट बेसिकली एक्सपोर्ट कर सकता है। बाकी दुनिया को डॉलर होल्ड करने पड़ते हैं, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन गवर्नमेंट को फंड करते हैं। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर वैलेरी गिस्कार्ड डेस्टेन ने इसको 1960s में एक नाम दिया, अमेरिकाज एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। एक ग्लोबल करेंसी इस प्रिविलेज को खत्म कर देती है। अमेरिका और बाकी दुनिया इक्वल फुटिंग पर। इसीलिए अमेरिका कभी भी जेन्युइनली एक ग्लोबल करेंसी सपोर्ट नहीं करेगा।
जब तक वो सुपर पावर है, लेकिन बाकी दुनिया अब थक चुकी है। इसीलिए आज के टाइम में ब्रिक्स नेशंस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ओपनली डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए एक नई ऑल्टरनेटिव करेंसी पर डिस्कशंस कर रहे हैं। चाइना अभी युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ब्रिक्स एक्सपेंशन इसी जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। लेकिन अगर एक ट्रूली न्यूट्रल ग्लोबल करेंसी आ जाए तो चाइना का भी डोमिनेंस का गेम ओवर हो जाता। तो एंड में कोई भी मेजर पावर एक ग्लोबल करेंसी नहीं चाहता, क्योंकि करंट सिस्टम में सबकी कुछ ना कुछ एडवांटेज है। यहाँ पे वो हिडन ट्रूथ है जो ये डिबेट परमानेंटली स्टक रखती है। लेकिन वेट, अभी तक मैंने वो चीज नहीं बताई जो मुझे पर्सनली मोस्ट इंटरेस्टिंग लगती है, और ये लास्ट पार्ट, ये शायद सबसे स्कैरी इनसाइट है। चैप्टर 7 द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। वो एक चीज जो दुनिया को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब एक ऐसी जगह जहां अगर कुछ गलत हो जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए। अभी हमारा मॉनेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अमेरिका में क्राइसिस आए, इंडिया के पास अपनी करेंसी है। यूरोप में रिसेशन आए, इंडिया एडजस्ट कर सकता है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में शुरू हुआ, इंडिया हर्ट हुआ बट सर्वाइव्ड। रूपी ने पॉर्शली एब्जॉर्ब किया शॉक को। एक ग्लोबल करेंसी, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक हैक हो जाए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी एट रिस्क। एक करप्ट कमिटी इंटरेस्ट रेट्स गलत सेट करे, पूरी दुनिया रिसेशन में। एक वॉर, एक नेचुरल डिजास्टर, एक पैंडेमिक, और कोई कंट्री अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी से डिफेंड नहीं कर सकती। मान लो एक पावरफुल कंट्री डिसाइड करे कि वो ग्लोबल करेंसी सिस्टम से सैंक्शंस लाएगी किसी के ऊपर, जैसे अभी अमेरिका डॉलर सैंक्शंस लाता है रशिया और ईरान पर। लेकिन अगर एक ग्लोबल करेंसी है और एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक है तो पोटेंशियल अब्यूज अनइमेजिनेबली वर्स हो सकता है। एक डिसीजन से किसी भी कंट्री का इकोनॉमी फ्रीज हो सकता है परमानेंटली। जॉर्ज ओवेल ने 1984 में एक ऐसा वर्ल्ड डिस्क्राइब किया था जहां एक एंटिटी हर चीज कंट्रोल करती है। एक ग्लोबल करेंसी रॉन्ग हैंड्स में वो फाइनेंशियल 1984 क्रिएट कर सकती है। ये डिस्टोपिया नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। चैप्टर 8 रियल अटेम्प्ट्स एंड द फ्यूचर। क्या कुछ रियल में ट्राई हुआ और कहाँ है हम अभी? लेकिन ये आइडिया कंप्लीटली डेड नहीं है। IMF का स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR टेक्निकली एक ग्लोबल करेंसी जैसी चीज है। डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड का एक बास्केट। कंट्रीज इसे ट्रेड करते हैं, लेकिन ये पब्लिक यूज में नहीं आता, सिर्फ गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के बीच। और फिर क्रिप्टो। बिटकॉइन के फाउंडर्स का एक ओरिजिनल ड्रीम था, एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट फ्री ग्लोबल करेंसी। किसी एक एंटिटी का कंट्रोल नहीं, प्योर मैथ्स, प्योर मैथ्स। अभी तक वो ड्रीम फुल फॉर्म में रियलाइज नहीं हुआ। वोलेटिलिटी, रेगुलेशन और एनर्जी कंजम्पशन जैसे चैलेंजेस हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसकी फिक्स सप्लाई। बिटकॉइन मैक्स 21 मिलियन ही बन सकते हैं। अगर 2020 जैसा कोविड क्राइसिस वापस आए, जहां इकोनॉमी को बचाने के लिए इमरजेंसी फंड्स की जरूरत हो, तो बिटकॉइन के सिस्टम में कोई सेंट्रल बैंक नए नोट प्रिंट नहीं कर सकता। एक ग्रोइंग इकोनॉमी बिना एक्सपैंडिंग मनी सप्लाई के कंप्लीटली क्रश हो सकती है। लेकिन आइडिया इंटरेस्टिंग है। शायद फ्यूचर में एक फुली डिसेंट्रलाइज्ड मैथमेटिकली गवर्न ग्लोबल करेंसी जो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो और इकोनॉमी के हिसाब से एडजस्ट भी हो सके, वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, या शायद ना करे। क्योंकि एंड में करेंसी सिर्फ मैथ्स नहीं होती, करेंसी ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट बिल्ड करने में सेंचुरीज लगते हैं। क्लाइमैक्स एंड कंक्लूजन। तो क्या चाहिए हमें? तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं। एक वर्ल्ड करेंसी पॉसिबल है टेक्निकली, यूरो ने प्रूव कर दिया। लेकिन एक वर्ल्ड करेंसी फेयर नहीं हो सकती प्रैक्टिकली, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमीज इक्वल नहीं है। लेकिन एक वर्ल्ड करेंसी डेंजरस भी हो सकता है एक्सिस्टेंशियली। एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक पोटेंशियल टूल ऑफ कंट्रोल जैसे ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वर्ल्ड करेंसी कोई नहीं चाहता पॉलिटिकली। अमेरिका नहीं चाहता, चाइना नहीं चाहता, इंडिया को भी सोचना होगा बार बार। केन्स ने 1944 में बैंकॉर प्रपोज किया था, एक फेयर, न्यूट्रल ग्लोबल करेंसी। 80 साल बाद भी वो सिर्फ एक आइडिया है। शायद दुनिया के लिए यही ठीक है। शायद करेंसी में डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सेफ्टी नेट है। अगर आज का वीडियो तुम्हें जेन्युइनली कुछ सोचने पर मजबूर कर गया, तो यही इस चैनल का मकसद है। सब्सक्राइब बटन अभी भी वही है, एक बार दबा दो। एक नया वीडियो हर वीक, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सब कुछ सिंपल, रियल और इंटरेस्टिंग। और ये बताओ कमेंट में, अगर एक वर्ल्ड करेंसी आए तो उसका नाम क्या होना चाहिए और कौन कंट्रोल करे इसको? इंटरेस्टिंग आंसर्स में से कुछ नेक्स्ट वीडियो में रीड करूंगा। तब तक पैसा समझो, दुनिया समझो।